नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। जुलेखा लखनऊ के आलमबाग स्थित अमित इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी करती थी। वो रोजाना की तरह 3 अगस्त 2019 को भी हंसखेड़ा स्थित अपने घर से ड्यूटी के लिए निकली, लेकिन शाम निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची तो मां सरवती को चिंता हुई। भाई नफीस ने जुलेखा के मोबाइल नंबर पर फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिला। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब जुलेखा से फोन पर संपर्क नहीं हो सका तो उसने मां सरवती को समझाते हुए कहा, अम्मी, हो सकता है कंपनी के काम में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से जुलेखा ने अपना फोन बंद कर लिया हो। आप परेशान ना हो, देर रात तक लौट आएगी। कभी कभी ऑफिस में ज्यादा काम होने पर जुलेखा को घर लौटने में देरी हो जाती थी, तब वो घर पर फोन करके सूचना दे दिया करती थी। लेकिन उस दिन उसने देर से लौटने की कोई सूचना अपने घर वालों को नहीं दी थी, इसलिए सबको चिंता हो रही थी। जुलेखा का एक दोस्त था, श्रेयांश त्रिपाठी। नफीस ने सोचा कि कहीं वो उसके साथ तो नहीं है, इसलिए उसने बहन के बारे में जानकारी लेने के लिए श्रेयांश को फोन किया, लेकिन उसका फोन भी बंद मिला। देर रात तक नफीस, उसकी मां सरबती और पिता शरीफ अहमद जुलेखा के लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं लौटी। सुबह होने पर नफीस ने पिता से कहा कि हमें ये सूचना जल्द से जल्द पुलिस को दे देनी चाहिए, लेकिन मां सरबती ने कहा, इस मामले में जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। थाने जाने से पहले उसके ऑफिस जाकर कंपनी के मालिक संजय यादव से पूछताछ कर ली जाए कि उन्होंने उसे कंपनी के किसी काम से बाहर तो नहीं भेजा है। नफीस के दिमाग में बात आ गई। उसने बहन के ऑफिस जाकर कंपनी मालिक संजय यादव से संपर्क किया तो उसने बताया कि जुलेखा कल वृंदावन कॉलोनी स्थित किसी दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी। वो तेलीबाग के चौराहे तक उसे अपनी कार में ले गया था और वहां पास ही स्थित वृंदावन कॉलोनी के गेट पर वो कार से उतर गई थी। उसके बाद वो कहाँ गई उसे पता नहीं है। वो वृंदावन सोसाइटी में रहने वाली बड़ी बहन रूबी के पास जाने को भी कह रही थी। वो रूबी के यहाँ तो नहीं पहुंची। नफीस बोला, हो सकता है वो कहीं और चली गई हो, उसके आने का इंतजार करो, हो सकता है 2-4 दिन में लौट आए। संजय से भरोसा मिलने के बाद नफीस घर लौट आया, लेकिन उसका मन कई प्रकार की आशंकाओं से भर उठा। नफीस और उसके माता पिता 3 दिन तक जुलेखा के घर आने का इंतजार करते रहे। जब वो घर नहीं आई तो 5 अगस्त 2019 को नफीस थाना पारा पहुंचा और थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह से मिलकर जुलेखा के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। अमित इंफ्रा हाइट्स कंपनी का नाम सुनकर थाना प्रभारी टाल मटोल करते हुए बोले कि 2 दिन और देख लो, 2 दिन बाद भी वो ना आए तो थाने आ जाना। थाना प्रभारी के आश्वासन पर नफीस घर चला गया। 2 दिन बाद भी जुलेखा नहीं आई तो 7 अगस्त 2019 को नफीस फिर से थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह से मिला और रिपोर्ट दर्ज कर बहन को तलाश करने की मांग की, लेकिन उन्होंने उसे समझा बुझाकर अगले दिन आने को कह दिया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद नफीस 9 अगस्त 2019 को एसएसपी कलानिधि नैथानी से मिला और जुलेखा के गायब होने की बात बताते हुए कहा कि जुलेखा आलमबाग स्थित अमित इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले संजय यादव, अवधेश यादव, गुड्डू यादव और अजय यादव के संपर्क में रहती थी। इन दिनों पैसे के लेन देन को लेकर जुलेखा का कंपनी मालिक संजय यादव से मनमुटाव चल रहा था। उसे शक है कि इन्हीं लोगों ने उसकी बहन को कहीं गायब कर दिया है। नफीस का दुखड़ा सुनने के बाद एसएसपी ने पारा के थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह को आदेश दिया कि जुलेखा वाले मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। कप्तान साहब का आदेश पाते ही थाना प्रभारी हरकत में आ गए। उन्होंने सबसे पहले नफीस और उसके माता पिता से बात की। इसके बाद जुलेखा का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि जुलेखा ने अंतिम बार श्रेयांश त्रिपाठी को फोन किया था। त्रिपाठी ने उसे कंपनी में काम करने के बारे में बुलाकर बात की थी। चौकी हंसखेड़ा के प्रभारी सुभाष सिंह ने श्रेयांश त्रिपाठी को बुलाकर जुलेखा के बारे में उससे पूछताछ की। इसके बाद थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह, एसआई रामकेश सिंह, सुभाष सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सिपाही मयंक मलिक, आशीष मलिक और राजेश गुप्ता को साथ लेकर आलमबाग स्थित अमित इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस पहुंचे। वहां कंपनी मालिक संजय यादव का साला गुड्डू यादव, निवासी बिजनौर तथा आलमबाग आजाद नगर के रहने वाले एक दरोगा का बेटा अजय यादव मिला। पुलिस सभी को थाने ले आई।
सीओ आलमबाग लाल प्रताप सिंह की मौजूदगी में उन सभी से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जुलेखा की हत्या करके उसकी लाश को हरचंद्रपुर में साई नदी के किनारे फेंक दिया था। ये सुनने के बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम आरोपियों को साथ लेकर हरचंद्रपुर में साई नदी के पास उस जगह पहुंच गई जहां जुलेखा के शव को ठिकाने लगाया गया था। पुलिस को नदी किनारे कीचड़ में एक शव मिला। शव एक युवती का था और पूरा गल गया था। हड्डियों के अलावा वहां लेडीज कपड़े मिले। जुलेखा के भाई नफीस और मां सरबती ने कपड़ों से उसकी शिनाख्त जुलेखा के रूप में की। पिता शरीफ ने बताया कि जुलेखा के ये कपड़े उन्होंने ईद पर खरीद के लिए थे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके जुलेखा के कंकाल को पोस्टमार्टम व डीएनए जांच के लिए भिजवा दिया। जुलेखा की हत्या और अपहरण में मुख्य आरोपी संजय यादव के साले गुड्डू यादव व अजय यादव से जुलेखा के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने जुलेखा का किडनैप करके उसकी हत्या करने की जो कहानी बताई वो बड़ी सनसनीखेज थी। शरीफ अहमद अपने परिवार के साथ लखनऊ के थाना पारा के अंतर्गत आने वाली कांसीराम कॉलोनी नई बस्ती में रहता था। बुद्धेश्वर चौराहे पर उसकी ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। परिवार में उसकी पत्नी सरबती के अलावा 2 बेटियां रूबी व जुलेखा और एक बेटा नफीस था। बड़ी बेटी रूबी का पास के ही वृंदावन में विवाह हो चुका था। नफीस पिता के काम में हाथ बटाता था। सन 2013 में उसने छोटी बेटी जुलेखा की शादी मुंबई के रहने वाले एक युवक से कर दी थी। जुलेखा महत्वाकांक्षी थी। वो आत्मनिर्भर रहकर जीना चाहती थी। शादी के 2 साल बाद जुलेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद जुलेखा अपने मन की कमजोरी को छिपाकर ना रख सकी क्योंकि वो स्वच्छंद जीवन जीने की आदी थी, जबकि उसका शोहर उसकी आदतों के खिलाफ था। अंततः एक दिन पति से लड़ झगड़कर वो अपने मायके आ गई। सन 2019 में पति ने भी जुलेखा को तलाक दे दिया। तलाक के बाद वो एकदम आजाद हो गई थी। जुलेखा 4 दीवारी में बैठने के बजाय नौकरी करके आत्मनिर्भर होना चाहती थी, जिससे अपने बेटे की ढंग से परवरिश कर सके। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ उसे कंप्यूटर की जानकारी थी, लिहाजा उसने प्राइवेट कंपनियों में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। थोड़ी कोशिश के बाद उसे आलमबाग स्थित अमित इंफ्रा कंपनी में 15,000 रुपए प्रति माह की तनख्वाह पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। ये कंपनी संजय यादव की थी। कुछ दिनों तक वो कंपनी में डाटा एंट्री का काम करती रही। इस दौरान वो संजय यादव के साले सरोजनी नगर निवासी गुड्डू यादव और आलमबाग आजाद नगर के रहने वाले दरोगा के बेटे अजय यादव और अवधेश यादव के संपर्क में आई। उसका संपर्क रियल एस्टेट कंपनी में प्लॉट की बुकिंग कराने वाले कमीशन एजेंटों से भी होता था। कंपनी में ज्यादा काम होने की वजह से जुलेखा को आए दिन देर रात तक रुकना पड़ता था, जो जुलेखा को पसंद नहीं था। मन माफिक माहौल न पाकर वहां से जुलेखा का मन उबने लगा। देर तक कंपनी के ऑफिस के काम को निपटाना और रोजाना देर से घर पहुंचना उसकी आदत सी हो गई थी। इस दिनचर्या से वो तंग आ चुकी थी। जुलेखा की परेशानी अवधेश यादव से छिपी ना रह सकी। एक दिन अवधेश ने संजय यादव के साले गुड्डू से जुलेखा को एकांत में बुलवाकर समझाया, जुलेखा, तुम यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग का जो काम करती हो, इससे तुम्हारा कैरियर नहीं बन पाएगा। तुम्हें बंधी बनाई जो सैलरी मिलती है उससे तुम क्या ही कर सकती हो। ये तो तुम जानती हो कि रियल एस्टेट के काम में अच्छा पैसा है। तुम यहाँ कंपनी के प्लॉट बुक कराने शुरू कर दोगी तो अच्छा कमीशन मिलेगा, साथ ही देर रात तक चलने वाले कंप्यूटर के काम से निजात मिल जाएगा। इसके बाद कंपनी के मालिक संजय यादव ने भी जुलेखा को प्लॉट बुकिंग से मिलने वाले कमीशन के बारे में बताया। संजय यादव की बात जुलेखा की समझ में आ गई। उसने कंपनी के कई प्लॉट बुक कराए। जब 1 महीने में पहले की अपेक्षा ज्यादा कमाई हुई तो जुलेखा और ज्यादा मेहनत करने लगी। जुलेखा ने काफी मेहनत से काम किया। वो हर महीने 2-3 प्लॉट बिकवा ही देती थी, जिससे उसका अच्छा कमीशन बन जाता था। जुलेखा को संजय यादव की रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। इसी बीच अगस्त 2019 में फेसबुक के माध्यम से उसकी श्रेयांश त्रिपाठी से दोस्ती हुई। बाद में उनकी दोस्ती बढ़ी तो मिलना जुलना भी शुरू हो गया। इसके बाद श्रेयांश भी जुलेखा के काम में हाथ बटाने लगा। वो भी प्लॉट खरीदने वाले लोगों को जुलेखा के पास लाता था। इस काम में संजय यादव उसकी काफी मदद करता था। धीरे धीरे संजय से जुलेखा के घनिष्ठ संबंध हो गए, जो अवैध संबंधों तक पहुंच गए। संजय यादव पर जुलेखा के करीब 25 लाख रुपए हो गए। ये रकम प्लॉट की कमीशन की थी। जुलेखा जब भी उससे पैसे मांगती वो टाल देता था। आसनाई की आड़ में वो जुलेखा की कमीशन की रकम हड़पना चाहता था। संजय यादव के इरादे भांपकर जुलेखा अपने 25 लाख रुपए जल्द देने की जिद पर अड़ गई।
तो संजय परेशान हो गया। उसने साफ कह दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, जबकि जुलेखा उस पर एक पाई भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इस बात को लेकर उसका संजय यादव से काफी विवाद हुआ। उसी समय अवधेश यादव वहां पर आ गया। उसके कहने पर संजय यादव ने 3 लाख रुपए का चेक बनाकर जुलेखा को दे दिया। उसके 22 लाख रुपए बाकी रह गए थे। विरोध जताते हुए जुलेखा ने वो चेक लौटा दिया और उससे पूरी रकम देने को कहा। झगड़ा बढ़ने पर संजय ने उसे धमकी दी कि जो पैसे मिल रहे हैं उन्हें रख लो, नहीं तो मुझे केवल 3-4 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, फिर तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गई। संजय यादव से हुए इस विवाद के बाद जुलेखा ने दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का मन बना लिया। उसने संजय को धमकी दी कि वो कोर्ट के माध्यम से अपने पैसे लेकर रहेगी। जुलेखा की इस धमकी से संजय यादव परेशान हो गया। उसने अवधेश, अजय और अपने साले गुड्डू के साथ मिलकर इस समस्या पर विचार किया। इन लोगों ने फैसला लिया कि जुलेखा को हमेशा के लिए ही निपटाना सही रहेगा, वरना ये आगे चलकर परेशानी खड़ी करती रहेगी। योजना के अनुसार 3 अगस्त 2019 को अवधेश यादव ने जुलेखा से कहा, संजय पर तुम्हारे जो 25 लाख रुपए बकाया है वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर मत जाओ। अवधेश यादव के बुलाने पर जुलेखा घर से कंपनी ऑफिस जाने को निकली। उसने रास्ते में अपने दोस्त श्रेयान त्रिपाठी को फोन करके बाइक से 12 बिरवा बुला लिया। उसकी बाइक पर बैठकर जुलेखा अमित इंफ्रा के ऑफिस जाने के लिए नहर से नीचे मुड़ी ही थी कि तभी सामने से अजय यादव कार से आता दिखाई दिया। कार अजय यादव चला रहा था और पीछे की सीट पर अवधेश बैठा था। उसे देखते ही संजय ने कार रोक दी। अवधेश ने बाइक पर बैठी जुलेखा से कहा कि वो कार में बैठ जाए, जिससे वो संजय से उसका हिसाब करा सके। लालच में जुलेखा कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसने अपने दोस्त श्रेयान से कह दिया कि उन लोगों से बात करने के बाद वो बड़ी बहन रूबी के पास चली जाएगी। कुछ दूर तक श्रेयांश बाइक से कार के पीछे पीछे गया। तभी कार में बैठी जुलेखा ने उसे जाने का इशारा किया तो श्रेयांश अपने घर लौट गया। कार में बैठी जुलेखा अवधेश से बात कर रही थी। उसी समय रास्ते में अचानक बंगला बाजार पकरी के पास संजय यादव का साला गुड्डू यादव मिल गया। कार रुकते ही वो भी कार में बैठ गया। उसे देखकर वो भड़क गई। वो कार से उतर रही थी, तभी अवधेश ने उसे समझाकर रोक लिया। फिर गुड्डू भी जुलेखा के बगल में बैठ गया। वो अवधेश से अपने पैसों के बारे में बातें कर रही थी। उनकी बातों में गुड्डू भी कूद पड़ा। बातों के दौरान गुड्डू और जुलेखा का झगड़ा शुरू हो गया। अजय ने कार रोक दी। फिर अजय और गुड्डू ने जुलेखा के बाल पकड़कर सीट पर झुका दिया और जुलेखा के ही दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जुलेखा की लाश को लेकर वे तीनों रायबरेली के निकट हरचंद्रपुर में साई नदी के पास पहुंचे। उस समय रात के करीब 8 बज चुके थे। गुड्डू यादव और अजय यादव ने अवधेश के सहयोग से जुलेखा की लाश नदी में फेंक दी। उसके बाद टोल प्लाजा होते हुए वो लखनऊ लौट आए। जुलेखा की हत्या के बाद गुड्डू यादव, अवधेश यादव व अजय यादव पूरी तरह से निश्चिंत थे कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन वे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। गुड्डू यादव का कहना था कि जुलेखा ने उसके बहनोई संजय यादव से अवैध संबंध बना लिए थे, जिसकी वजह से उसकी बहन का घर परिवार उजड़ रहा था। दिन रात घर में कलह होती थी, इसी वजह से वो उसके दिमाग में खटक रही थी। इस बात को लेकर वो जुलेखा से रंजिश रखने लगा था। 3 अगस्त 2019 को कार में हुए झगड़े में जुलेखा की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। गुड्डू यादव और अजय यादव से पूछताछ करने के बाद उन्हें धारा 147, 364, 302, 201, 376 और 34 के तहत गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई। थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह को सिपाही कृष्ण बंसल और हल्का एसआई सुभाष सिंह के द्वारा सूचना मिली कि मुख्य आरोपी संजय यादव न्यायालय में सरेंडर करने के लिए पहुंचा है, तो थाना प्रभारी ने 13 अगस्त 2019 को संजय यादव को न्यायालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में संजय ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसे भी पुलिस ने कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। अब सिर्फ अवधेश यादव शेष बचा था। उसके ठिकानों पर भी पुलिस ने दबिश दी। जब वो 28 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसने भी पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उसे भी जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।